नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस ने 12 लाख रुपए से अधिक मोबाइल चोरी मामले में 12 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए मां बेटे को किया गिरफ्तार। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने माड़ीपुर में छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। और हकली ओपी क्षेत्र के केसरमा गाँव में नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर किया घायल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र में हुए 15 लाख से अधिक मोबाइल चोरी मामले में 12 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए मां बेटे को किया गिरफ्तार। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पुलिस ने क्लब रोड स्थित कैसीफाई शॉप से 29 तारीख को 15 लाख से अधिक मोबाइल लैपटॉप चोरी मामले में 12 उद्भेदन करते हुए पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने 28 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 6 ग्राम सोने का झुमका भी जब्त किया। साथ ही चोरी करके सारा सामान अपनी मां के पास देता था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मिठनपुरा थाना क्षेत्र के ही विभिन्न इलाकों में छापेमारी करते हुए राकेश कुमार को, जो दास कॉलोनी निवासी हैं, उनको छापेमारी कर गिरफ्तार किया। उसके साथ मोबाइल फोन को भी जब्त किया। 12 घंटे में उद्भेदन करने के बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने मिठनपुरा थाना के 3 पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित किया, जिसमें मिठनपुरा थाना के अपर थाना अध्यक्ष संतोष रजक, राज बल्लभ प्रसाद और ऋतुराज, इन तीनों को सम्मानित किया गया। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार, आप भी सुनिए। पूरा के थाना अंतर्गत एक क्लासीफाई स्टोर है जो मोबाइल के खरीद बिक्री और लैपटॉप का काम करते हैं। उनके यहाँ से एक चोरी घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसके आधार पर मिठनपुरा में केस रजिस्टर किया गया था अज्ञात चोर के खिलाफ में। इस घटना के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई थी, जिसमें टाउन एएसपी लगातार काम कर रहे थे, जो मिठनपुरा के थाना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार वो, और डीआईयू के जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो भी, और उनकी पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। बहुत जल्दी ही इस कांड में इस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। 12 घंटे के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुए थे उनको रिकवर किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राकेश कुमार है और दूसरी उनकी माता है जिनका नाम हीरा देवी है, जो कि मोबाइल को छिपाने का भी काम करती थी और फर्दर इनको बिकवाने में भी उनकी मदद करती थी। इसमें कुल 28 की संख्या में मोबाइल हम लोगों ने जब्त किए हैं, जो डिफरेंट कंपनीज के हैं और काफ़ी महंगे मोबाइल हैं। इसके अतिरिक्त 2 लैपटॉप भी जब्त किए हैं और अभी इनसे फर्दर पूछताछ हम लोग कर रहे हैं ताकि और आगे इस केस में जा सकें। इसके अलावा जो इनका पूर्ववर्ती इतिहास है उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। इनके घर से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं, जिसमें 4 पीस कान के झुमके हैं जिनका वजन लगभग 6 ग्राम है। बाकी काम अभी इसमें जारी है। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये मिठनपुरा थाना अंतर्गत के ही रहने वाले हैं। पहले से इनका कोई गिरोह वगैरह है? नहीं, इनका खुद का आपराधिक इतिहास रहा है। ये 3 बार पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और निश्चित रूप से एक गिरोह भी है। हम लोग उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा चोरी किया गया था कि कोई और भी लोग शामिल है? नहीं, इस घटना में इनकी ही संलिप्तता जो मोबाइल है वो कहाँ के हैं और किस तरीके से लाए गए थे? इनके पास जो बरामद हुआ मोबाइल है, जो एक क्लासीफाई एक मोबाइल स्टोर है, वहां से चोरी किए गए। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने माड़ीपुर में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापेमारी कर 1 दर्जन से अधिक सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस माड़ीपुर इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को सट्टे के चार्ज के साथ मोबाइल फोन और बाइक के साथ गिरफ्तार किया, जिसको मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाया गया और मेडिकल करा के न्यायालय में पेश किया गया। उसके बाद उन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले पर मुजफ्फरपुर टाउन के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। ब्रह्मपुरा में सूचना मिला था कि माड़ीपुर पुल के पास में एक व्यक्ति है मुकेश नाम का, वो कई लोगों को बिठा करके सट्टा खिलवा रहा है और शराब पार्टी भी उसमें चल रही थी। तो उसी गुप्त सूचना का सत्यापन करने के लिए ब्रह्मपुरा की टीम प्लस टेक्निकल टीम ने एक जॉइंट छापेमारी की। छापेमारी में वहाँ से 17-18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके अलावा जो उनका एक चार्ट रहता है जिसमें वो बंगाल से एक नंबर अलॉट होता है हर टाइम पे, वो वाला चार्ट रिकवर किया है और उनका एक चालान कॉपी रहता है वो भी रिकवर किया गया। कैश वगैरह भी रिकवर है? 8 या 9 हज़ार के आसपास कैश रिकवर किया गया। मोबाइल वगैरह भी बातें सामने आ रही है? मोबाइल जब्त? हाँ, कुछ मोबाइल भी जब्त किया। बाइक भी जब्त किया गया? बाइक का क्लियर नहीं है, लेकिन मोबाइल जब्त किया गया। सट्टाबाज है या कोई अपराधी भी है इसमें? 1-2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो वो अभी कंफर्म किया जा रहा है। शराब का भी नशा की बात सामने आ रही है? हाँ, ठीक है। सिटी एसपी और एसएसपी ने अभियान चलाकर शहर के आम दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्या जानी।
अपराध पर नियंत्रण के लिए बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी के आदेश के बाद बिहार के विभिन्न जिले में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष अभियान, जिसका नाम दिया गया है नो योर पीपल नो योर पुलिस, जिसके पुलिस डोर टू डोर जाकर लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि इसी दरमियान आज मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी अवधेश दीक्षित, नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह दलबल के साथ सरियागंज, सूतापट्टी, शुक्ला रोड इलाके के लोगों से राय मांगा कि उनको क्या परेशानियां होती है। हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन ने सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह से बातचीत किया, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी के आदेश के बाद देखिए कि विशेष अभियान का नाम दिया गया है और विशेष अभियान का नाम नो योर पीपुल नो योर पुलिस। इसके तहत बिहार के विभिन्न जिलों में पुलिस और पब्लिक के बीच किस प्रकार से संवाद हो, जिसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान देखिए कि मुजफ्फरपुर के सड़कों पर भी ये अभियान चलाया गया। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी की बात करेंगे तो अवधेश दीक्षित और नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह जो अभी इस इलाके में मौजूद है। सूतापट्टी का इलाका है और देखिए किस प्रकार से सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह जो है वार्ता कर रहे हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यवसाय और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कपड़ा का मंडी सूतापट्टी, जहां पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह और एएसपी अवधेश दीक्षित खुद वार्ता कर रहे हैं, दुकानदारों से वार्ता कर रहे हैं कि क्या परेशानी हो रही है, उनको क्या समस्या हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में बढ़ते अपराध को लगाम लगाने के लिए पुलिस और पब्लिक में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन हो और पब्लिक में ये डर का भय न रहे। पब्लिक को ये भी बताया जा रहा है कि आपको अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो इसकी सूचना आप लोकल टीओपी और थाना में भी जाकर दे सकते हैं। तो आप जिस प्रकार से मौजूद है सरियागंज टीओपी का इलाका है ये, आज सूतापट्टी का इलाका, और देखिए किस प्रकार से सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह जो है वो दुकानदारों से वार्ता कर रहे हैं जो सूतापट्टी के व्यवसायी के लोग हैं। तो चलिए सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह से बातचीत करते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो हमारे साथ सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह है जो बातचीत करने के लिए। सर, विशेष अभियान आज चलाया जा रहा है पब्लिक के बीच में संवाद। नहीं, विशेष अभियान आज नहीं, 2 दिन से एएसपी साहब इस अभियान को चला रहे थे। 1 सप्ताह पूर्व से हम लोग को मुख्यालय से निर्देश है और मुख्य बात यह है कि जो मुजफ्फरपुर शहर एरिया में जो 12 टाउन आउटपोस्ट खोले गए हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वर्षों पूर्व चलते थे और उन्हें फिर से खोला गया है। उसी में से सरियागंज टावर का टीओपी है। तो अभी हम लोग इन लोगों की वो समस्याएं जानने के लिए निकले हैं जिनका सीधा संबंध पुलिस से है और विभागों की जो समस्याएं हैं तो उनको हम लोग वहां पर कम्युनिकेट कर देंगे। ज्यादातर समस्याएं जो आ रही हैं यहाँ पर वो इंक्रोचमेंट या ट्रैफिक की प्रॉब्लम की आ रही है, जो कि बहुत सारा शहरी विकास का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग शॉप्स हैं तो यहाँ पर जो टीओपी में पदस्थापित पदाधिकारी और जो पुलिस बल है उन लोगों का डायरेक्ट संपर्क इन लोगों से हो जाए। उसके लिए हम लोग एक बीट सिस्टम भी बनाने की सोच रहे हैं, पर लगातार हम लोग आते भी रहेंगे और अब एसएचओ साहब भी यहाँ पर नए आए हैं, ये टाउन इंस्पेक्टर भी हैं, ये भी आएंगे। ऐसी ही प्रक्रिया एक साथ जो है न सिर्फ जो बाकी टीओपी हैं शहरी मुजफ्फरपुर नगर के वहाँ पर चल रही है, क्योंकि हम लोग का प्रयास ये है डीएसपी ईस्ट वेस्ट और सरैया के एरिया में भी जो बाजार के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि हम लोग 2-3 दिन में कर लें। ताकि पूछताछ की है, क्या जी ठेला चालक से? अब वो जैसे पूरे भारत में इस प्रकार के बाजार हैं और हर जगह अलग अलग मॉडल होता है। जैसे एक मॉडल ये है, जैसा कि किसी ने बताया कि सर आप वन वे कर दें, या हमारे जैसे ये गली है तो हमारे सिर्फ माल लेने का सामान ही यहाँ आए, बाकी गाड़ियां ना आए, कोई 4 व्हीलर लेके आ रहा है या वो आ रहा है। इसी तरह से कई जगहों पर कुछ टाइम लिमिट होती है सामान की। जो भी सुझाव हमको अपनी तरफ से, इस पूरे अभियान का उद्देश्य ये है कि हमको कोई भी समाधान इनको नहीं बताना। ये लोग हमको बताएंगे कि सर हम लोग ये चाहते हैं, आप लोग ये दिखवा लीजिए, ये काम कर सकते हैं। उनमें से जो हम लोगों के हाथ में होगा वो काम हम लोग कर देंगे। तो समस्या और समाधान हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, ये लोग वर्षों से यही रह रहे हैं। तो इनके विजडम को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, यही इस अभियान का उद्देश्य है। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए कि जिस प्रकार से ये आदेश सामने आया था बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी का, उसके बाद से ही पुलिस के द्वारा विशेष अभियान कहीं न कहीं चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर सूतापट्टी जो सबसे बड़ा कपड़ा का मंडी है, व्यवसाय का मंडी है, और इस मंडी में देखिए कि खुद सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी अवधेश दीक्षित और बात करेंगे तो नगर थाना के प्रभारी जो भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। जो दुकान में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या परेशानी उनको हो रही है, और सभी से
पुलिस के द्वारा राय लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये पुलिस और पब्लिक के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने का एक बातें निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस और पब्लिक किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाए और अच्छे से वार्ता हो, व्यवसायियों में डर का माहौल नहीं रहे। जिस प्रकार से देखा जाता है कि व्यवसायियों में डर का माहौल रहता है, तो वो डर का माहौल पुलिस पब्लिक के बीच जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो व्यवसायियों में भी डर का माहौल खत्म हो जाएगा। और बगल में ही बहुत सारे क्षेत्र है जो नगर थाना, मिठनपुरा और भी विभिन्न थाना क्षेत्र में जो टीओपी खोले गए हैं, वहां पे भी लोगों से वार्ता किया गया है और वहां के लोगों को बताया गया सिटी एसपी के द्वारा साफ तौर पर कि वहां के टीओपी में जाकर संपर्क करिए, किसी भी समस्या का वहां पे आप आवेदन वहां पे दे सकते हैं, वहां पे अपनी समस्या को सुना सकते हैं, जिसका निष्पादन वहां पर आपका होगा। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के सूटापट्टी रोड से। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। दिल्ली के तर्ज पर वार्ड 40 के पार्षद ने अपने वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। यूं तो नगर निगम इन दिनों शहर की समस्याओं को लेकर विवादों में घिरा रहता है, लेकिन इसी नगर निगम क्षेत्र में एक ऐसा वार्ड है जहां के वार्ड पार्षद के नेतृत्व में खोला गया मोहल्ला क्लिनिक। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 40 की, जहां के वार्ड पार्षद इकबाल हुसैन के द्वारा खुलवाया गया शहर का पहला मोहल्ला क्लिनिक। यह मोहल्ला क्लिनिक वार्ड के ही हाफिजी चौक के समीप खुला है, जिसका उद्घाटन आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर एके दास, वार्ड पार्षद इकबाल हुसैन ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल, जिला शांति समिति सदस्य हक साहेब, अब्दुल माजिद सहित दर्जनों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। नंबर 40 में मोहल्ला क्लिनिक इकबाल ने यहाँ का जो वार्ड पार्षद है वह शुरू किया है और यहाँ सब डॉक्टर लोग हमारे हैं। ये लोग टीबी के लिए भी स्पेशल ड्राइव यहाँ चलाएंगे ताकि ये पता चला है आने का कि टीबी का पेशेंट यहाँ बहुत ज्यादा है। तो भाई हम लोग का तो वही काम है, हमारा डॉक्टर सब भाई सब खड़ा है, ये सब सजेशन दिया है। इसको हमारे डॉक्टर साहब कहे कि एकदम इसको स्टार्ट कल परसों से करा देंगे, समझे ना। मोनो देता है, डिप्टी मेयर है, ये भी कही है, ये भी सब करेगी। तो इससे बढ़िया खुशी के लिए मोहल्ला के लिए क्या बात हो सकता है? क्या बोलिए ना, ये फिर उसके बाद चलिए अब ये सब जो है निगम से अपना पहला मोहल्ला क्लिनिक बना, बहुत ही अच्छा और अनूठा प्रयास है। जो शहरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उनको सरकारी अस्पतालों तक पहुंचने में बहुत दिक्कत और तकलीफ होती है। तो ये यहाँ के वार्ड पार्षद इकबाल जी का बहुत ही अच्छा पहल है कि उन्होंने इसको सोचा और इसको धरती पर उतारा है कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में एक ऐसा क्लिनिक हो जहाँ आपको सभी चीजें मुफ्त मिलेंगी, सभी दवाइयाँ और डॉक्टर्स आपकी सेवा में मुफ्त मिलेंगे और जो सरकारी कार्यक्रम है जैसे कि टीबी उन्मूलन का। वार्ड नंबर 15 स्थित सूर्य मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से रास्ता बनाने के खिलाफ मोहल्ले के लोग एकजुट हुए। वार्ड 15 के स्थित सूर्य मंदिर की जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिर की जमीन पर निकाले गए रास्ते को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में पार्षद पति और मंदिर के अध्यक्ष के साथ कई लोगों पर परिवाद दायर भी हो चुका है। आज मोहल्ले के लोग एकजुट होकर इस मामले में कहा कि सूर्य मंदिर की जमीन है, इससे पहले यह बिहार सरकार की जमीन थी, लेकिन इसमें जबरन रास्ता निकाला गया है और पार्षद पति मंदिर के अध्यक्ष समेत कई लोगों को इसमें फंसाने की साजिश की है। हम लोग किसी भी हाल में मंदिर की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे, इसके लिए बाकायदा हम लोगों को कहीं जाना पड़ेगा, हम लोग वहां जाएंगे। मामला है कि मंदिर का जमीन है निजी, ये जो है ना निजी मंदिर का जमीन है। जब खुला था तो कोई भी आदमी जो है ना उस पर उसका सुख ले सकता है, लेकिन इस होकर उस आदमी का रास्ता नहीं है, उसका रास्ता अलग है। भगवान का चीज पर कोई हक जमाता है वो तो गलत है। नहीं तो वो केस किया है कि ये मेरी निजी जमीन नहीं, तो निजी की वो अथी दिखाएगा ना, साबुत कागज दिखाएगा ना। तो निगम पार्षद पर और पार्षद पति और मोहल्ला के कुछ लोगों पर केस किया गया है, तो कागज दिखाएगा ना, निजी है। तो मामला क्या है? जमीन का अथी मंदिर का जमीन है। नहीं, अगला केस किया है कि पार्षद पति पर और लोगों पर किसो ये निजी जमीन है, निजी जमीन पर नहीं, पूरा समाज से बुलवा लीजिए, पूरा समाज जानता है मंदिर का जमीन ऐसे नहीं, बहुत दिन से। कब से ये यहाँ के पुजारी हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है सर ये सब भगवान का जमीन है,
उसका जमीन उससे पहले भी एक व्यक्ति लिए हुआ है जो अभी जीवित है, उसका रास्ता दक्षिण बगल से है। इधर का आज हम घर बना रहे हैं, तब तक गेट बनाने दीजिए, सामान जाने के लिए नहीं है। गेट बना लिया, सामान हो गया था, इसके बाद हम सैकड़ों बेर कहे तो वो माना नहीं। इसी में हकता है, मुतता है, झाड़ा पीता है, खाता है, हमको तंग करता है। पूरा समाज से पूछा जाए, समाज का चीज है, भगवान का चीज है, उसका रास्ता दक्षिण बगल से है, देख लिया जाए। बिहार सरकार की जमीन है कि नहीं, यह जमीन बिहार सरकार की। जब स्थापना हुआ तो इस मंदिर का मेन करता धरता हम और लक्ष्मण शाह थे और हैं, और इसमें पुजारी के रूप में हम टुनटुन बाबा के रखे थे, मनोज मिश्र, फुलदेव ठाकुर। हम लोग जब से हम लोग बसे हैं, जब से मंदिर का जमीन सुनते हैं। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? 15-20 साल से है हम लोग, 20 साल से। ये जमीन मंदिर की जमीन है, वो बोल रहे हैं कि नहीं निजी जमीन है। नगर निगम की बोर्ड की बैठक मेयर द्वारा स्थगित किए जाने पर उप मेयर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उप महापौर ने बताया कि मेरे द्वारा अपर नगर आयुक्त महोदय को बैठक संचालित होते ही ध्यान आकृष्ट कराया गया कि बैठक में उपस्थित माननीय सभी पार्षदगण एवं मेरे द्वारा जनहित की समस्याओं से पूर्व में भी माननीय महापौर महोदय को अवगत कराया जाता रहा है। उसे पूर्व के बैठक की प्रोसीडिंग में अंकित नहीं किया जाता रहा। केवल माननीय महापौर महोदय अपने मनोकूल प्रोसीडिंग तैयार करती हैं। इस समस्याओं को दूर करें और आज की बैठक में सुनिश्चित करें कि सभी सदस्यों द्वारा अवगत कराया गए समस्याओं को प्रोसीडिंग में अंकित किया जाए। इतने में ही महापौर महोदय के द्वारा भरी सदन के अंदर मुझे बोला गया कि आप मेरी बातों को नहीं मानती हैं, आप केवल जनहित की बात करती हैं, आप यहाँ से चले जाएं। माननीय महापौर को मेरे द्वारा 31 जनवरी 2023 को होने वाली बोर्ड की बैठक में 11 सूत्री एजेंडा दिया गया था। प्रस्ताव संख्या 3 और 4 में जल जमाव से मुक्ति पर विचार एवं रोड के गड्ढे भरने पर विचार था। अगर उस समय उन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती और इस कार्य को कर लिया जाता तो आज इस बरसात में सड़क पर गड्ढे की वजह से जल जमाव एवं अप्रिय घटना नहीं घटती, जिस पर बैठक के दौरान चर्चा नहीं होने दी गई और बैठक खत्म कर दी गई। इसी प्रकार पिछले बोर्ड की बैठक दिनांक 24 मई 2023 को भी माननीय पार्षद संजय केजरीवाल वार्ड संख्या 20 में भी अपना एजेंडा रखा गया था, जिस पर महापौर महोदय ने चर्चा नहीं होने दी और बैठक को स्थगित कर दी। माननीय महापौर महोदय से मैं जानना चाहती हूं कि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2,85,000 जनता है, जिसके द्वारा आप भी, मैं भी और हमारे पार्षदगण अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आए हैं। माननीय महापौर महोदय जनहित की समस्याओं को अवगत कराने एवं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, जिसका साक्ष्य आपके द्वारा निर्गत प्रोसीडिंग में ज्ञात होता है। हर वार्ड में पानी का जमाव है, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहले उन पर विचार होना चाहिए। मेरे करीब 31 जनवरी को जो बोर्ड की बैठक हुई थी तो मैंने प्रस्ताव अपना एजेंडा डाला था 11 सूत्री एजेंडा, जिसमें एजेंडा नंबर 3 और 4 जिसमें जल जमाव से मुक्ति की बातें मैंने की थी कि उस पर विचार होना चाहिए और सड़क के गड्ढों को भरे जाने पर विचार होना चाहिए। तो उस दिन भी क्या हुआ कि महापौर महोदय अपना प्रस्ताव वो उस पर चर्चा कर लेती हैं, लेकिन जहां मेरे प्रस्ताव की बात आती है तो वो उठ के चली गई। तो अगर उस समय इस पर चर्चा हो गई रहती तो आज हमारी जनता जल जमाव से इस तरह से परेशान नहीं रहती। और रोड पर जो गड्ढे हैं, परसों कुछ पेपरों में आया एक रिक्शा चालक रात के 12 बजे रोड का गड्ढा भर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है और ये मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से एक रिक्शा चालक रोड के गड्ढों को भर रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर अगर मैं बातें करना चाहती हूँ, उस पर चर्चा करना चाहती हूँ, तो उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि आप इस बैठक से उठ के जा सकती हैं। तो किस अधिकार के तहत और किस एक्ट में है कि एक महापौर उप महापौर को बोलेंगे कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। जिस तरह से महापौर को यहाँ के 49 वार्ड की जनता ने वोट दिया, उसी तरह से मुझे भी इस पद पर बैठाया है। 49 वार्ड की जनता ने 2,80,000 जनता मुझे भी वोट दी है। मुझे भी पूरा अधिकार है अपनी बातें रखने का।
फकुली ओपी क्षेत्र के केसरमा गांव में नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यूं तो लोग पति पत्नी के रिश्ते को सबसे अनमोल रिश्ता मानते हैं, लेकिन इस रिश्ते में जब एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन जाए तो फिर बाकी रिश्तों का क्या ही कहना। इस कहानी को चरितार्थ कर दिखाया है एक पति ने, जहां पारिवारिक कलह के कारण एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज कुढ़नी के एक अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के फकुली ओपी थाना क्षेत्र के केसरमा गांव का है, जहां की रहने वाली राजकुमार पासवान की पुत्री रानी कुमारी की शादी 6 वर्ष पूर्व बहिलवाड़ा के निवासी विकास कुमार के साथ हुई थी। पति से परेशान महिला अपने मायके कुछ दिन पहले आई हुई थी। इसके बाद आज महिला का पति अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। इस बीच पत्नी को चाकू मारकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद घायल महिला रानी कुमारी को आनन फानन में परिजनों के द्वारा इलाज के लिए कुढ़नी के CHC में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में रेफर कर दिया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। हमारा दामाद मरा है। क्या मामला है? मामला था ये जो इसको मारने का चक्कर में बार बार इसको घर पे जाता है तो मारपीट करता है, दंगा करता है। हमको भी घर में दंगा परेशान करता है, सब काटता है, पीटता है। हम गरीब आदमी है सर। ऐसा क्यों कर रहे, क्या रीजन है? रीजन क्या है? हम अब यही ना लड़की बताए, लड़की से पूछिए ना, लड़की बताएगा। उसके बाद बयान सिस्टम मालूम है ना? उसके बाद क्या क्या करता है? हाँ सर, वही सब करता है, मारता है, पीटता है सबको, घर में बाल बच्चा का हम लोग का। गए हुए थे हम गाछी बाथरूम करने गए हुए थे, उधर से हम आ रहे थे, इधर से गाड़ी लेके गया तो उससे हमको बुलाया तो हम पास में गए। उसको तो पूछा क्या कि इससे तोरा से हमरा कुछ ना पूछे के बात पूछे कि तू जेबे की ना, तो हम गए उसको लग में तो बोला कि जेबे की ना, तो हम बोले कि से हम जाएंगे पर अभी नहीं जाएंगे, 10 गो लोग फैसला करेगा जब जाएंगे। बस वो लाते से मार के नीचे गिरा दिया, जमीन पर चाकू मारा, बस सीधा चला गया। इतना परेशान क्यों करता है, क्या रीजन है? पीता खाता है बहुत, अति से नहीं रहने देता, इसीलिए हम नहीं जा रहे थे। कब शादी हुआ था आपको? 6 साल हो गया शादी के, 4 साल के बच्चा है, एक लड़की है। कहाँ शादी हुआ था आपको? बहिलवाड़ा। आपका घर कहाँ हुआ? केसरामा। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चलम बस्ती के बच्चों ने फेंकने वाली चीजों से अद्भुत राखी का निर्माण किया, देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानदीप में बच्चों की राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई।
यह ट्रेनिंग घर में पड़े सामानों से दी गई। आप भी देख के चौंक जाएंगे क्योंकि यह राखी बताई गई है जूट की रस्सी, डोरी, गेहूं, चावल, दाल, फूल पत्ती, बटन से। शादी के कार्ड्स और दवा के खाली पत्तों की राखी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बच्चों ने पहली बार राखी बनाई। उनमें उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि राखी सिर्फ भाई बहन का त्योहार ही नहीं बल्कि ज्ञानदीप से भी उनका जुड़ाव है। सभी बच्चों को उनके भाई के लिए राखी दी गई। काफी खुश थी। सब अपने द्वारा बनाई गई राखी पहली बार भाई की कलाई पर जो बांधेगी। इस शुभ अवसर पर बालिकाओं के द्वारा एक दूसरे को मेहंदी लगाई गई। उन्हीं छोटी छोटी खुशियों से आओ हम मिलकर समाज के लिए कुछ सकारात्मक सृजन करें। ये शार्पनर और मोती और ये कागज, शार्पनर और मोती कागज ये सबसे बना है। इरेजर और ये फूट, गोंद, ये रिबन और फुदने ये सबसे बना है। हम फ्लावर से बनाया है और इसमें ये प्लास्टिक का भी फ्लावर है और मोती है, इसमें रजनीगंधा का फूल है, रिबन है और ये रोज़ है। इसमें रोज़ के पत्ते को हम लोग तोड़ के इसको डेकोरेट किए हैं और काफ़ी मेहनत लगा इसमें बनाने में। मेरा नाम साधना। ये मेडिसिन से बना है और इसमें ऊन, मोती और रिबन लगा है और ग्लिटर भी लगा है और इसमें ग्लिटर पेपर, फिर अल्फ़ाबेट से और मोती से और रिबन से और गोंद से बना। बस। श्वेता कुमारी। इसमें ऊन से और सूप से, रिबन से और इसमें मधुबनी पेंटिंग से, ग्लिटर से और गोंद से, रिबन से। ज्ञानदीप। इसमें ग्लिटर पेपर लगा है और नग लगा है और धागा और ग्लू लगा है और जो दाल चावल बनाया उसमें दाल लगा है और ग्लू लगा है और धागा लगा है और पेपर लगा है। कार्ड से भी बनाए हैं और दवा से भी बनाए हैं। ये रेज़र से भी बनाए हैं और कटर से भी बनाए हैं और ये ग्लिटर पेपर से और मोर ये सब बनाए हैं। मिथिला पेंटिंग भी बनाया है। मिथिला पेंटिंग का बनाए और रेज़र बनाए और ग्लिटर पेपर का बनाए हैं और चमकी लगा है, मोती लगा है और ग्लू लगा है और दवाई का ही बनाए हैं। फूल पत्ती और ये लगा है नग और फ्लावर का ही बनाए हैं। मैं नीतू तुलसियान ज्ञानदीप चला रही हूँ। यहाँ पे स्लम एरिया के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। 5 साल से ये काम चल रहा है। इस बार मेरी एक फ्रेंड है श्रीमती रीता मोदी, उनके हेल्प से, उनकी मदद से मैं इन बच्चों को राखी की ट्रेनिंग दे पाई। उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि राखी आ रहा है तो क्यों ना बच्चों को हम लोग राखी सिखाएं इस बार। तो मुझे भी उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने फिर ये सोचा कि मोती, रेशम ये सब से तो हम लोग मार्केट में राखी ले ही लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों से मैं इनको राखी सिखाऊं जो इनको लगे कि हाँ, बेकार पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने दवा के जो खाली पत्ते होते हैं उनको नेल पेंट से कलर करवा के उसमें डोरी से सजा के वैसे राखी सिखाई। मिथिला पेंटिंग बच्चे काफ़ी अच्छा करने लगे तो मैंने इनको आइडिया दिया कि तुम लोग मिथिला पेंटिंग करो और उसकी राखी बनाओ। और बच्चों की खुशी इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैम हम लोग पहली बार खुद से राखी बनाए हैं और पहली बार हम लोग अपने हाथ से राखी बना के अपने भाई को बांधेंगे। ये खुशी आप भी सबके चेहरे पे देख ही रहे हैं। निगम बोर्ड की बैठक में मेयर और उप मेयर के विवाद पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। नगर निगम बोर्ड की बैठक बीते दिनों हंगामे के साथ स्थगित हो गई। इस मामले में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने मेयर से बात की है, विकास की जो भी काम है उस पर बैठकर चर्चा होगी और उसे पूरा किया जाएगा। बीते दिनों नगर निगम बोर्ड की बैठक में जल जमाव और सड़क की समस्या आदि को लेकर वार्ड पार्षद एवं बोर्ड के मेंबरों के बीच काफी तू-तू मैं हुई। आखिर में मेयर की बोर्ड की बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस बैठक में शहर के विकास को लेकर कोई एजेंडा तैयार नहीं हो सका। इस पर पूर्व मंत्री ने कहा कि मेयर से बैठकर बात करेंगे और जो विकास की काम है उसे पूरा करने की योजना तैयार करेंगे।
हंगामा के कारण स्थगित हो जाता है, विकास का काम का कोई बात नहीं होता है। धन्यवाद। और इसको हम लोग बैठ करके मेयर से बात किए हैं, इसको थोड़ा हम लोग ढंग से चाहेंगे कि जो बाद में विवाद उठता है वो न उठे और काम में सब लोग लग करके शहर के विकास, जल जमाव से मुक्ति का काम करें। इस पर हमारा प्रयास जारी रहे। रहते हुए कितना भी योजना लाया, बहुत सारा योजनाएं लाएगा, लेकिन अगर धरातल पर उतर गया होता तो आज ये समस्या ही नहीं होती। ये तो सब सर्वविदित है कि जो योजना, जो पैसा, जो शिलान्यास हुआ वह काम अधूरा पड़ा हुआ है, आज भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं होने के कारण जनता में रिजेंटमेंट है और इसको जब तक नहीं किया जाएगा तब तक मुजफ्फरपुर का विकास अटका हुआ है, रुका हुआ है। इसको करने के लिए प्रयास करने की पुनः जरूरी है। जनता कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहा है। बीजेपी के नाम पे वोट मिला था और देखिए बीजेपी के नाम पर वोट, देखिए बीजेपी के नाम पर वोट नहीं हुआ था। ये तो वोट चूंकि किसी पार्टी लेवल पर नहीं चुनाव था, लेकिन हम लोगों ने सपोर्ट किया था निर्मला साहू जी को। लेकिन एक निर्मला साहू जी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, एक टीम वर्क जो है उनको साथ नहीं दे रहा है और इस कारण से ये सारी समस्या उठ रही है। हमने बात किया है, अभी भी बात किए हैं और इसको हम लोग कभी कभी मुजफ्फरपुर के दुर्भाग्य पर हम लोग जब विचार करते हैं और सोचते हैं कि इसकी जड़ में क्या है, तो बेमतलब का अहंकार है और सत्ता के मद में जिस तरह से आपसी संघर्ष करने लगते हैं और एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति के साथ साथ तत्काल जिस दायित्व के लिए हैं आप उस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं और भविष्य की राज सत्ता का जो सपना देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम भी उसी का शिकार है। यह दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जाने कितनी बलिदानियों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद बनेगा और मुजफ्फरपुर नगर निगम जिसे आज भी अगर हम कहें कि यह नरक निगम है, आज भी हमारी नारकीय स्थिति है, आज भी दुर्व्यवस्था है, आज भी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन नगर निगम के द्वारा शोषण है। जो नई व्यवस्था आई है महापौर और उप महापौर, जाने किस बात का कि तकरार दोनों में है। कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में बायकाट किया जाता है, प्रतिवाद किया जाता है, जनता जाए भाड़ में। आप दोनों आदमी अपनी अहम की तुष्टि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम निवेदन करते हैं कि तमाम दुर्भावनाओं से उठकर मुजफ्फरपुर की जनता के बारे में सोचे, क्योंकि जनता ने जिस विश्वास के साथ आप दोनों का चयन किया है, अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपका चुनाव आपके प्रतिनिधियों ने, वार्ड काउंसिलरों ने किया है, मुजफ्फरपुर की एक एक जनता ने किया है। और मुजफ्फरपुर की कोई भी एक जनता, कोई भी एक गली, कोई भी एक मोहल्ला अगर दुर्व्यवस्था में है तो इसके लिए संपूर्ण दोषी आप हैं और जो सिरमौर होता है वही दोषी हैं। मैं सीधे सीधे मेयर और उप मेयर दोनों को इसके लिए दोषी मानता हूं और उनके कैबिनेट के को भी कि आप कैसे सलाहकार हैं कि नेक सलाह नहीं देते हैं। आरडीएस कॉलेज परिषद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई गणपति उत्सव के अंतर्गत स्वराज पर्व मनाया गया। राष्ट्रीय एकता एवं समर सत्ता के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई गणपति उत्सव के अंतर्गत आरडीएस कॉलेज में स्वराज पर्व मनाया जा रहा है, जिसका बुधवार को विधिवत तरीके से ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ध्वजारोहण से पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और आरती की गई। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास की ओर से देश में स्वराज पर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 19 सितंबर से 28 सितंबर तक पुस्तक मेले आयोजन होगा। इस दौरान प्रतिदिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर मोनालिसा एवं अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। आज बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी जो सामाजिक समरसता के लिए पूरे देश में सुपरिचित है, मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक रामदयालु सिंह महाविद्यालय के मैदान में महाध्वजारोपण किया गया है। उस हेतु, जिस हेतु में अनेक सांस्कृतिक उत्सव भी है, पुस्तक संस्कृति को विकसित भी करना है और इसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, अर्थात समाज के हर वर्ग के लिए, जिस भी क्षेत्र में जो भी विशिष्ट हैं, उन सब लोगों का स्वागत अभिनंदन होगा इस स्वराज्य पर्व के अंतर्गत। और यह स्वराज्य पर्व हम आप सब जानते हैं, जब अपना भारत स्वतंत्र था और हम सब अंग्रेजी हुकूमत
कि क्रूरता के शिकार थे हमारे पूर्वज। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ स्वाभिमान युक्त मंत्र दिया था। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। उस संकल्प से उन्हें सिद्धि भी मिली और आज हम स्वतंत्रता की 75 वर्षों की यात्रा तय करते हुए अमृत महोत्सव वर्ष में हैं। उस अमृत महोत्सव वर्ष के आलोक में हम लोकमान्य तिलक का स्मरण करते हैं। और तिलक ने भारतीय एकीकरण के लिए, संपूर्ण भारत को क्षेत्रवाद से, जातिवाद से मुक्त करने के लिए, जिसे अंग्रेजों ने पैदा कर दिया था और फूट डालो राज करो की नीति के साथ अंग्रेज अपनी हुकूमत चला रहे थे, तिलक ने इस बात को समझा और उन्होंने गणेश जी के माध्यम से, गणपति के माध्यम से, जो रिद्धि सिद्धि के ही स्वामी नहीं है, शुभ लाभ के ही दाता नहीं है, बल्कि वह आदि शक्ति है, वह महाशक्ति है जहां से शॉर्ट हैंड की राइटिंग की शुरुआत होती है। और हम आप सब जानते हैं कि वेद व्यास ने भले ही महाभारत को एक्सप्लेन किया। जिले के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने स्टेट बार काउंसिल के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसकी जानकारी बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता सुधीर ओझा ने देते हुए बताया कि पूरे राज्य के अधिवक्ताओं की स्टेट बार काउंसिल से जो उपेक्षा है उसको पूरा करने के उद्देश्य से हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जिले के अधिवक्ताओं ने हम पर भरोसा जताते हुए जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हमें वोट देकर विजयी बनाया था और हम लगातार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में उनके हितों के लिए और बेहतर ढंग से ख्याल रखने के उद्देश्य से स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया है। स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होना है जिसकी तैयारी चल रही है। मतदाता सूची का प्रकाशन अंतिम चरण पर है। तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वह इसी बात को लेकर बुलाया है कि स्टेट बार काउंसिल चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आज घोषणा करता हूं, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ताओं के हित के लिए काउंसिल बनाया गया है और जो आकांक्षा बिहार के सभी अधिवक्ताओं का बार काउंसिल से होता है, मेंबर 25 चुने जाते हैं, उन मेंबरान से होता है। यह आकांक्षा अधिवक्ताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और अधिवक्ता का निगाह है कि ऐसा शख्स बार काउंसिल में जाए, ऐसा अधिवक्ता हमारे बीच से बार काउंसिल में जाए जो अधिवक्ताओं के हित का ख्याल रखे, सम्मान का ख्याल रखे। तो मुजफ्फरपुर के अधिवक्तागण लगातार हम पर विश्वास करके विभिन्न पदों पर बार एसोसिएशन में चुनने का काम किया है। अभी कोषाध्यक्ष के पद पर मैं नियुक्त हूँ, मुझे अधिवक्ताओं का सम्मान मिला और कोषाध्यक्ष पद पर मुझे मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं ने चुना, जिसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। हम आगे अधिवक्ताओं के हित को लेकर के बार काउंसिल का चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया है और मैं चुनाव लड़ूंगा अधिवक्ताओं को हित का ख्याल रखते हुए, क्योंकि कोर्ट फीस मेरे ही द्वारा वापस कराया गया जो जिसको नीतीश कुमार जी के द्वारा बढ़ोतरी की गई थी 2007 में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में युग सृजन द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। नेशनल स्पोर्ट डे पर मंगलवार शाम शुभकरण कोडिया सभागार में जिले के कोच, बुजुर्ग खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खेल आयोजक और आउटडोर व इंडोर खेल के करीब 200 पदक विजेता खिलाड़ियों को मुजफ्फरपुर खेल सम्मान 2023 पाकर भावुक हो गए। मुख्य अतिथि डीएम पन्नम कुमार, एसएसपी राकेश कुमार, पीएनबी के उपमंडल प्रमुख जेकी अहमद, पूर्व उप महापौर विवेक कुमार, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भीम सेरिया ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। आमयुदय अमरिंद समेत 23 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अवसर पर इस जिले के होनहार, प्रतिभाशाली और वैसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अपनी संस्था की और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, उन लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों को मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी होगी, जिन्होंने वैसे समय पर जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तब भी भारत का परचम पूरे विश्व में फहराया था। जर्मनी में हिटलर ने भारत के बारे में जाना, भारत के बारे में समझा, वहीं डॉन ब्रैडमैन जो कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान माने जाते हैं, उन्होंने भी ध्यानचंद की काफ़ी तारीफ की थी।
उन्होंने बोला कि जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं उस तरह से आप हॉकी में गोल करते हैं, और 1000 से भी अधिक गोल करने का रिकॉर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम से है। पढ़ाई भी करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जिस भी खेल में आपको रुचि है उसको जरूर आगे कंटिन्यू करिए। ऐसे तो सारे बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपनी रुचि दिखाते हैं, लेकिन फिर भी अगर जिले में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, कोई एक ऐसी संस्था होती है जो खेल को आगे ले जाती है, तो निश्चित रूप से उस जिले के जो भी युवा वर्ग है, जो भी युवा खिलाड़ी हैं, उनको न केवल एक मार्गदर्शन मिलता है बल्कि एक समर्थन भी मिलता है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे सुविधाएँ हैं उनका भी सहयोग मिलता है। तो निश्चित रूप से इस संस्था का ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस संस्था ने जो एक महत्वपूर्ण दिशा में कार्य। एसकेएमसीएच में सीतामढ़ी और मोतिहारी के भर्ती 2 बच्चों में जेई की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई। एसकेएमसीएच में भर्ती सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र के मुराहडी गांव के 8 वर्षीय बच्चे और मोतिहारी के एक बच्चे में जेई की पुष्टि हुई है। दोनों बच्चों का इलाज एसकेएमसीएच में पीकू वार्ड में चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त को एसकेएमसीएच में 2 बच्चों को भर्ती करवाया गया था, जहां बच्चों का सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया था। दोनों बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हो गई है। यही इसका ही एक पार्ट है। जेई सीजनलिटी से कोई खास मतलब नहीं था, अब फिर निकला है। बारिश शुरू हो गई है, बारिश के मौसम में भी आया है, लेकिन हम लोग लकी हैं कि अपने जिला का नहीं है और बच्चे की स्थिति भी ठीक है। उत्तर बिहार में सर पहले इस तरह के मामले नहीं आते थे, बारिश के समय आ रहे हैं, तो उससे क्या कहा जाए? ये अभी भी एक डायलेमा बना हुआ है। ये डायलेमा ये है कि इसका अभी तक हम लोग नहीं पता कर पाए हैं कि इन्फेक्शन इसका कारण है कि नॉन इन्फेक्शन है। इसलिए इस पर कुछ भी कहना ही नहीं होगा कि सीजन के हिसाब से आता था गर्मी में जरूर, लेकिन इधर जाड़े में या बरसात में भी केस आ रहे हैं, और ये इस पर नया सिरे से काम होगा, विभाग लगल है। तो और कुछ इसका कारण निकलेगा कि आखिर दूसरे सीजन में भी हो रहा है, कोई और कारण तो नहीं है। जो 2 बच्चे भर्ती हुए 3 जिलों के हैं, ये 2 जो भर्ती हैं वो जेई कंफर्म केस हुआ है। एक सीतामढ़ी का है, एक संभवतः। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।